Are you confused between NEET preparation and board exams? No. Listen to me. You are not weak. You just need a correct road map. Most of the students think biology is difficult. No. The truth is biology became easy when your direction is clear. We don't need to study for a 10 hours to a day. हमें कोई ज़रूरत नहीं है 10-10 घंटे पढ़ने की या फिर पूरा एक दिन बायोलॉजी के पीछे निकाल देने की। नहीं, ये गलत है। ये स्ट्रैटेजी छोड़ दो। जो भी ये स्ट्रैटेजी कर रहा है ना, लिटरली ये छोड़ दो। ये मैडनेस है। ये डोंकी वर्क कर रहे हैं आप लोग। ये डोंकी वर्क अवॉइड कर दो। आपको पता है कि एक घंटे में एक चैप्टर कितने अच्छे से हो जाता है विथ PYQs। इफ़ आपने एक अच्छा लेक्चर अटेंड किया होगा एंड आफ्टर लेक्चर आपको उस नोट्स को रिवाइज करना है। कौन से वाले नोट्स? जो आपने लेक्चर में देख के बनाए थे। ये तो मैं अभी आपको ऐसे ही बता रही हूँ। मैंने वैसे तो एक आपके लिए बहुत 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 अच्छा रोड मैप तैयार किया है। अभी यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दिखेंगे। ये पिक्चर्स को आप लोग ना ही स्क्रीनशॉट लोगे, ना ही आप उसे देखने की कोशिश करोगे। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक दे दूँगी। वहाँ पे पूरा PDF अवेलेबल होगा। मैं अपलोड कर दूँगी इस वीडियो के बाद। जैसे ही इस वीडियो के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी वो रोड मैप वाला PDF, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इजीली। ठीक है, अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। ठीक है, लिसन टू मी। You have 3 subjects and you have to focus on them also. आपके पास 3 सब्जेक्ट है। आपके पास बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करना है। नहीं, ये गलत स्ट्रैटेजी है। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। ऐसे भी नहीं करना है कि मेरा फिजिक्स वीक है तो मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ूंगा, मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ूंगी। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करना है। NCERT पे ही फोकस करना है। उसका एक एक डायग्राम के अंदर जो लेबलिंग होती है ना, आप में से कुछ बच्चे कैसे लेबल्स करते हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। आप में से बच्चे हैं ना, एरो ऐसे लेके करते हैं। दिस इज़ द करेक्ट वे। एरो आपको अब समझो कि आपको ये वाला पॉइंट आपको बताना है लेबलिंग में। ठीक है, आपको ये वाला पॉइंट लेबलिंग में बताना है तो एरो यहाँ से करते हैं बच्चे, ऐसे नहीं, एरो यहाँ से ऐसा आएगा। CBSE वाले बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। ठीक है, ये मैं बोर्ड्स के लिए बता रही हूँ। कुछ बच्चे ना पेपर में ऐसा ही करते हैं कि आपको बताना होता है ये, बट वो एरो यहाँ से लेके जाएंगे। नहीं, एरो यहाँ से नहीं लेके जाना होता है, एरो यहाँ से आता है। एंड अभी मैंने आपको डायग्राम के बारे में बताया कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। आपको पहली बात तो डायग्राम बनानी है पेंसिल से, एकदम नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल डायग्राम आपको बनाना है। आपको पहले तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है। मतलब आपको स्क्रैचेस नहीं करने हैं पेपर के अंदर, आपको कुछ भी ऐसे खाड़म कोड़ी बिल्कुल नहीं करना है। ओके, आपको डायग्राम नीट बनाने हैं। डायग्राम को लेबल के एरोज पे ज़्यादा ध्यान रखना कि लेबल के एरो आप कहाँ से ले रहे हो। एरो यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से ऐसा एरो नहीं जाना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। और NCERT में एक एक एग्जाम्पल को आपको ना घोल के पी जाना है। इसमें रटने वाली कुछ बात ही नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने 11th-12th में बिल्कुल भी नहीं रटा है। मैंने बायोलॉजी रटा ही नहीं है। सब लोग मेरे क्लास में मुझे बोलते थे कि अरे ये तो बायो वाले हैं, इन लोग को तो बस रटना होता है, हम तो मैथ्स वाले हैं यार, हमें तो बहुत सारे सम सॉल्व करने होते हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। मैथ्स वाले तो बस एक्स की वैल्यू निकालने में निकल जाता है उनका। सीरियसली, मैं यहाँ पे किसी को रोस्ट नहीं कर रही, डोंट टेक इट पर्सनल। एंड मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि सब लोग मुझे ऐसा बोलते थे, जैसे कि बॉयज़ जो भी PCMB वाले स्टूडेंट हो या फिर PCM वाले स्टूडेंट हो, ये ऐसे ही बोलते थे कि इनको तो बायो मस्त है, ये लोग का तो सेट है भाई।
नहीं, सेट वेट कुछ नहीं होता। मैंने तो अपना बायोलॉजी में बिल्कुल नहीं रटा है। मैं लेक्चर्स देखती थी, जो लेक्चर्स देखने के बाद जो मैं नोट्स लिखती थी ना, वो नोट्स को रिवाइज़ करती थी। वो नोट्स रिवाइज़ करने के बाद मैं सोने से पहले एक बार उसका ओवरव्यू लेके जाती थी। करती है, डेली कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। मैं डेली कंसिस्टेंसी रखती हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ में मैं डेली कंसिस्टेंसी रखती हूँ। और आपको पता है कंसिस्टेंसी कितना आगे लेके जाती है। कंसिस्टेंसी आपका टैलेंट बिल्ड करती है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो एग्जाम्पल्स कर रहे हो ना, उससे साथ साथ में ना एनसीईआरटी में पेंसिल से ना अंडरलाइन करके रखना है, ताकि आप कभी भी लास्ट मोमेंट पे जब बुक खोलोगे, टेक्स्ट बुक खोलोगे एनसीईआरटी बायोलॉजी की, देन आपको फटाक से वो लाइन दिख जाए इंपॉर्टेंट वाली, एंड आपका वहीं पे ही फाइनल टचअप हो जाए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब मैंने रोड मैप में तो सब बता दिया है, एंड मैं थोड़ा बहुत आपको अभी बता देती हूँ कि रोड मैप में है क्या। वीक वाइज अगले 30 डेज, मतलब ये जो आने वाला जैन है, दिसंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आज है 28 दिसंबर 2025, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। अभी नेक्स्ट मंथ जैन है 2026। तो अब अगले 30 डेज़ के लिए मैंने आपके लिए बेस्ट रोड मैप बनाया है बायोलॉजी का, जिसके अंदर वीक वाइज दिया है। आपकी एक भी वीक ऐसी नहीं जाएगी कि आप बिना पढ़े सोओगे बायोलॉजी को, ठीक है। 13 चैप्टर्स है, 13 चैप्टर्स को वेटेज के बेसिस पे डिवाइड किया है मैंने, ठीक है। जैसे कि मैं आपको आपको मैं बता देती हूँ वेटेज के बेसिस पे। अभी थोड़ा सा आपको जेनेटिक्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है, जेनेटिक्स वाला यूनिट आपको बहुत अच्छे से करना है, जैसे कि इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस, इनके बहुत ज़्यादा वेटेज है। एंड सबसे ज़्यादा वेटेज होगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस पे स्पेशली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो डायग्राम्स है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज वहाँ से है ना बहुत सारे क्वेश्चंस बने। मैंने मतलब सॉल्व करती हूँ ना, तो मैंने पिछले वाले बोर्ड का पेपर देखा था बायो का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके रिलेटेड, उस चैप्टर में जितने डायग्राम है ना उसके रिलेटेड। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में दे दिया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था उसके ऊपर, उसमें दे दिया था कि लेबल करो, और एक में बता दिया था कि फंक्शन बताना। मतलब वो मार्क्स वाइज डिवाइड किया था। 5 मार्क्स को दिया था, तो एक में बोला कि 2 लेबल करना है आपको, फिर एक क्वेश्चन में बता दिया कि आपको उसका फंक्शन बताना है, एंड तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि आप उसके फीचर्स प्लस आप उसका डेफिनेशन लिखो। तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। एज़ यूजुअल मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। सो गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई थी कि मुझे आपको एमसीक्यूज़ के बारे में बताना था। रोड मैप बताने से पहले मैं आपको एक बार एमसीक्यूज़ के बारे में बता देती हूँ कि आपको डेली एमसीक्यूज़ 100 to 150 एमसीक्यूज़ आपको करने होंगे डेली एमसीक्यूज़, ओके। ये नीट वालों के लिए है, नीट वाले बोर्ड वाले दोनों कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें प्रैक्टिस ही हो जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, दैट्स इट। एंड डेली कंसिस्टेंट रहो प्लीज़। सो रोड मैप का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे कि इसमें से देख के मेरा पीडीएफ इसी में है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा, बट उल्टा दिखेगा आपको एज़ यूजुअल। सबसे पहला वाला पॉइंट है एनसीईआरटी रीड लाइन बाय लाइन। सेकेंड, एक भी हेडिंग, सब हेडिंग, छोटा भी है ना जो टॉपिक होता है, वो बीच बीच में, पैराग्राफ के बीच बीच में दिया जाता है, और उससे फटाक से ना एनटीए वहाँ से फटाक से एक क्वेश्चन बना देता है जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। वो आपको करना है। डायग्राम, फंक्शन, लेबल, ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जो यूनिट है, सबसे पहले यूनिट हाई वेटेज जिस यूनिट का है, वो यूनिट मैंने प्रियोरिटी में रखा है, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा यूनिट हाई वेटेज है, रिप्रोडक्शन वाला है हाई वेटेज में। देन सेकेंड, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन वाला मैंने जैसे कि आपको बताया। देन ह्यूमन वेलफेयर एंड डिसीजेस, इसके बेसिस पे तो इतने क्वेश्चंस भरे हैं नीट में भी एज वेल एज बोर्ड में भी, ठीक है। ये मैंने खुद एनालाइज किया है,
मैंने खुद एनालाइज किया है, इसके बेसिस पे तो बहुत है। स्पेशली जो पार्ट है ना वो वाला टॉपिक, एंटीजीन्स, एक्योर इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, ये वाले इस पे तो इतने सारे क्वेश्चंस दिए ना, और एक डायग्राम भी है एंटीजीन्स वाला, ऐसा वाई शेप में एक डायग्राम भी है, ठीक है। उसके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वो करवा भी रखा है, अगर किसी को देखना है वो तो मेरे इंस्टाग्राम, मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख लेना। देन थर्ड प्रियोरिटी लिस्ट में होती है यही ह्यूमन वेलफेयर वाला, देन बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, देन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ना आप आगे की यूनिट दिखा देती हूँ आपको। ये बायोटेक्नोलॉजी और उसके जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस में से तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा, नीट में भी आएगा। बोर्ड्स में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और किस पे आएगा वो भी बताती हूँ। बोर्ड्स में आपको इंसुलिन के बारे में पूछेगा, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग होती है ना, जो इंसुलिन बनाती है एक अमेरिकन कंपनी, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा, ठीक है। और उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे, ठीक है। आपको ये सब बातों पे ध्यान रखना है, इन सब। और मैं आपको अभी कुछ दिनों के बाद मैं आपको, एंड गाइस फॉलो दिस रोड मैप ऑनेस्टली, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टे कंसिस्टेंट। NEET is not impossible, guys. It only require consistency and discipline. And believe yourself, guys. Okay? And guys, this roadmap helped you. Then stay connected, keep studying, and remember your dream is valid. Okay, guys? सो आपको ऐसे ही न्यू अपडेट्स चाहिए, देन प्लीज़ फॉलो माई टेलीग्राम, माई इंस्टाग्राम, and as well as my YouTube. On this you will get more enough information. Okay, and अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक MCQ डाला है यूट्यूब पे, वो PYQ रह चुका है, वो लिटरली वो 3 बार रिपीट है, वो 3 बार रिपीट हो चुका है वो वाला क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर सॉल्व करना उसको। वैसे तो इंस्टाग्राम पे मैं PYQs डालती ही रहती हूँ, डेली MCQs में डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर लेना अगर आपको डेली MCQs चाहिए होंगे तो। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कॉमेंट, शेयर। टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय गाइस।